गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगला टॉपिक। आज हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल एंट्रीज। उसमें हमने इससे पिछले लेक्चर में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कंप्लीट किए हैं। आज कुछ और एंट्रीज करेंगे, तो करें स्टार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। पहली है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री प्रारंभिक प्रविष्टि। प्रारंभिक प्रविष्टि ओपनिंग शुरुआत। देखिए क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारा एक साल है। इस साल में हमने जो भी लेन देन किया, किसी को माल बेचा, किसी से माल लिया, किसी के पैसे दिए, किसी से लिए, जो भी कुछ किया सारा कुछ किताबों में कर लिया। ओके, ये एक साल खत्म हो गया। जब नया साल शुरू होगा जो 1 अप्रैल को होता है, जैसे 1 अप्रैल 20 को ये नया साल स्टार्ट हुआ है, तो बच्चे जो पिछले साल बुक बनाई गई हैं उन्हीं बुकों को आगे लाएं या नई बुक लगाएं? सीधी सी बात है, वो खत्म हो गई होंगी तो नई लगानी पड़ेगी। अच्छा ये और बताओ, नए रजिस्टर, नई बुक जो भी है, मतलब रजिस्टर्स हैं जो नए लगाए जाएंगे, उनको बिल्कुल नए सिरे से शुरू किया जाए या पिछले साल के जो कुछ भी हुआ है उनको भी आगे लाया जाए? अगर मैं पिछले साल का पीछे छोड़ दूं तो पता क्या होगा भाई, जिसने मेरे पैसे देने थे माफ, अच्छा बड़ी बढ़िया बात होगी, उनकी तो बहुत मौज होगी, मेरा नुकसान है उनकी मौज होगी। अच्छा जिसके मैंने देने वो भी माफ, आपके कहने से माफ नहीं करेगा कोई। अगर आपने किसी के पैसे देने हैं तो आप चाहे सारे रजिस्टरों को आग लगा दो, तब भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। और अगर किसी से लेने हैं और आप रजिस्टर को आग लगा दो तो शायद वो सामने वाला कहे दिखाओ रजिस्टर कहां है। क्या समझे इन बातों से? कि कहने का मतलब दोनों तरह से नुकसान है। तो मतलब क्या निकला कि आपको नए साल में, ये तो ठीक है नए रजिस्टर लगाने पड़ेंगे, लेकिन बिल्कुल नए सिरे से शुरू नहीं कर रहे हैं। जो पिछले वर्ष में किसी से लेना रह गया, किसी को देना रह गया, कोई मेरी संपत्ति है, कोई मेरा दायित्व है, जो कुछ मेरा रह रहा है, वो सारी चीजें मुझे आगे लानी पड़ेंगी, नई बिल्कुल फ्रेश नहीं बनेंगी। तो क्या होता है, पिछले साल की बुक्स में से सारी डिटेल नहीं उठाते, केवल उनके बैलेंस उठाते हैं। मतलब बैलेंस किसका मतलब, अगर किसी से लेना है तो रह रहा है ना भी लेना, किसी को देना है तो देना रह रहा है ना, कोई मेरी संपत्ति है तो है कि नहीं, अगर मैंने किसी का दायित्व है तो है कि नहीं, तो इन चीजों को आप उठाएंगे। तो उसके लिए एक एंट्री करते हैं, एक एंट्री, उसका नाम है ओपनिंग एंट्री। ठीक है, तो दोबारा समझाऊं क्या होता है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री का मतलब है वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के प्रारंभ में पिछले वर्ष के जो बकाया खाते हैं, यानी जिन खातों में शेष बाकी है, उन खातों को आगे लाएंगे। इसको हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, कैसे करते हैं। इसका तरीका जो है वो है बेटा, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट। सभी संपत्तियों को डेबिट करते हैं, सब संपत्तियों को। संपत्ति वही जो है, थी, खत्म हो गई वो नहीं बेटा। मेरे पास 4 चेयर थी, 2 चेयर टूट गई तो 2 चेयर तो संपत्ति में ही नहीं रही, बस 2 बच गई, वो आएंगी बेटा जो है मेरे पास। तो एक तो ये ऑल एसेट्स डेबिट टू ऑल
लायबिलिटीज। जो मेरी संपत्तियां डेबिट, जो मेरी लायबिलिटीज है क्रेडिट। देखिए आपने इक्वेशन याद की थी ना, इक्वेशन थी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज और प्लस, बताओ बताओ बताओ, प्लस कैपिटल। याद आया? कैपिटल और लायबिलिटीज को जोड़कर एसेट्स इज इक्वल टू एसेट्स हो जाती है। तो इसका मतलब है, यही मैं इक्वेशन यहां यूज करूंगा, ऑल एसेट डेबिट कर दी, टू ऑल लायबिलिटी कर दी, साथ में मुझे टू कैपिटल भी करना होगा, टू कैपिटल अकाउंट। यानी सिर्फ एसेट्स बराबर लायबिलिटी नहीं, एसेट्स डेबिट और टू लायबिलिटीज और टू कैपिटल, तब इक्वेशन बराबर होगी। ठीक है, अब सवाल में क्या आता है, अक्सर इस इक्वेशन को वो आपसे जानना चाहता है, वो देखना चाहता है कि आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है कि नहीं और आपको याद है कि नहीं। तो फेल मत होना, याद रखना। वो क्या करेगा, आपको सारी एसेट्स दे देगा 10 लाख रुपए की, कहता है जी हमारे पास 10 लाख रुपए की एसेट्स है, मेरे पास बिल्डिंग है, जमीन है और फर्नीचर है, जो भी चीजें हैं मेरे पास वो सारी मेरी एसेट संपत्तियां, और इसमें संपत्तियों में डेटर्स भी होते ही हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, भाई 2 लाख मैंने लोगों से भी लेना, वो सब आ गया। ओके, फिर कहता है जी मैंने ना 3 लाख बाहर का देना है, मेरे पास 10 लाख की संपत्तियां हैं, 3 लाख मैंने लोगों का कर्जा चुकाना है, अभी मेरे सिर पे 3 लाख का कर्जा है। तो इसका मतलब है जब टोटल संपत्ति 10 लाख की, 3 मेरा कर्जा, तो बाकी जो बच गया 7 लाख रुपया, वो 7 लाख रुपए मेरी कैपिटल है। और एक बात बताऊं, आपको कैपिटल देगा नहीं, आपको कैपिटल को निकालना पड़ेगा और फिर बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़ेगा, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब वो जान के आपको कैपिटल नहीं देगा, है कैपिटल लेकिन जान के नहीं देगा, वो ये चेक करना चाहता है कि देखिए तुम्हें इतना ज्ञान है कि नहीं। तो क्या करेगा, आपको एसेट्स बता देगा, लायबिलिटी बता देगा, कैपिटल नहीं बताएगा। तो आपको अपने आप कैपिटल लिख के, लेकिन आप कैसे पता चलेगा कि आपने लिखा है, तो आप यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे बेटे। क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर, कि भाई ये मेरा बैलेंस करने की वजह से फिगर आया। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, इसी का एक्सप्लेनेशन, इसका और विस्तार है। अब देखिए इसी को करते हैं ऑल एसेट डेबिट। ऑल एसेट का मतलब है यदि आपको लिखा हो फर्नीचर, तो फर्नीचर डेबिट। पता है कौन सा फर्नीचर, जो पिछले साल का बचा हुआ था, जो इस साल खरीदोगे वो नहीं बेटा, चाहे उसी दिन खरीद लो 1 अप्रैल को। ये बैलेंसेस, ये भी याद रखना, ओपनिंग एंट्री साल के शुरू में होती है, तो ये पिछले साल के बैलेंसेस से थे। तो फर्नीचर जितने का, मान लीजिए फर्नीचर आपका 2 लाख का है, ओके 2 लाख। आपका लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, अगर ये 3 लाख का है तो 3 लाख। अगर आपका कैश 1 लाख रुपए है तो ठीक है। अगर आपका बैंक 1 लाख रुपए है तो चलने दो, जो भी है, 3 2 5 6 7। अगर आपके डेटर्स, जिसको मैं सन्ड्री डेटर्स बोल सकता हूं, सन्ड्री डेटर्स, ये सन्ड्री डेटर क्या होता है बेटे, डेटर होता है जिन लोगों से मैंने पैसा लेना है, जो मेरे देनदार हैं, यानी जिनको मैंने माल बेचा और उन्होंने मेरा अभी तक पैसा नहीं चुकाया, इसलिए मेरे वो देनदार है। पर सन्ड्री माने विविध, बहुत सारे, यानी राम सिंह, श्याम सिंह, मोहन सिंह, सोहन सिंह, जितने नाम है सबके नाम लिखूंगा तो क्या पता 1000 आदमी हो, 10,000 हो, तो यहाँ कैसे लिखूंगा। तो यहाँ पर हम इधर एक जगह लिस्ट बना लेते हैं, उस लिस्ट का टोटल कर देते हैं, भाई मेरे टोटल डेटर यहाँ पे 1 लाख के या 2 लाख के, जो भी हो। तो 2 3 5 6 7 2 9 हो गए, ठीक है। ऐसे करके 1 लाख की कोई और आइटम होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको गुडविल दे देता हूँ। अभी शायद मैंने गुडविल बताया है कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। गुडविल अकाउंट, हाँ बताया था कि किसी बिजनेस की रेपुटेशन है 1 लाख, ऐसे करके, ठीक है।
ये सारी संपत्तियां डेबिट कर दी। यानी वो तो मैंने फार्मूला बताया था ऑल ऐसी डेबिट, लेकिन करेंगे एक एक करके डेबिट, यानी जो उसने लिखी होगी। ठीक है, फिर क्रेडिट करेंगे टू लाइबिलिटीज। टू लाइबिलिटीज में जैसे मान लीजिए क्रेडिटर है तो मेरे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स मान लीजिए 2 लाख रुपए के। 1 लाख रुपए का कोई और चीज है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी मैंने समझाया नहीं है, अब बस इसके बाद ही बताने जा रहा हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिलहाल के लिए आप ऐसे समझ लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने बनने थे, ये 2 लाख और 1 लाख के ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। और यहाँ पर बाकी आ गया आपका जैसे कि जैसे मैंने बताया था ना, इधर का टोटल कितना हो रहा है, 2 और 3 5 6 7 2 9 और 1 10 लाख। इधर का टोटल कितना हो, 3 लाख। तो अपने आप आपकी कैपिटल आ जाएगी, कैपिटल अकाउंट। और क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर। कितना भाई, 7 लाख। ठीक है बेटे, 7 लाख रुपए बैलेंसिंग फिगर। नहीं भी दिख रहा हो तो भी समझ लीजिए। ठीक है, तो ये थी बेटा। अब इसको मैं थोड़ा मोड़ कर दूं। एक तो ये था बाय द वे, बाय द वे अगले ने कैपिटल मुझे दे रखी है, तो फिर मैं बैलेंसिंग फिगर वाला क्यों लिखूंगा, फिर तो नहीं लिखूंगा। उसने कहा 2 का ये है, 1 का ये है, 7 लाख की कैपिटल है, लेकिन डेबिट साइड में मेरा 1 लाख कम पड़ रहा है। जब मेरा डेबिट साइड ज्यादा था तो क्रेडिट में क्या लिखा हमने, कैपिटल। अगर बाय द वे क्रेडिट साइड में कैपिटल है और डेबिट साइड कम पड़ रही है, कम पड़ रही है, इधर का टोटल 10, इधर का टोटल हो गया 2 और 3 5 6 7 और 2 9 9 हो गया, तो मुझे डेबिट में 1 लाख लिखना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन क्या कहती है, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अब क्या लिखूं, क्या लिखूं, तो यहां पर हम गुडविल वर्ड लिखते हैं बेटे। क्या लिखते हैं, गुडविल, और इसको बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। क्यों लिखा मैंने गुडविल, पहले मैंने गुडविल लिखा था इसलिए ना, इसलिए नहीं। मेरे पास 9 लाख की संपत्ति है, ओके, और मैंने 10 लाख लगा रखा है, 7 घर का लगाया, 2 लाख मैंने क्रेडिटर से उधार ले रखा है, 1 लाख के मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। तो जब मेरे यहाँ 10 लाख रुपए आया यार, दिख 9 लाख रहा है, तो क्यों भाई। कभी कभी तुमने देखा होगा किसी को कि जब वो किसी चलते हुए बिजनेस को महंगा खरीदने को तैयार है, मतलब एक स्कूल है, रनिंग स्कूल, वो स्कूल 10 करोड़ में मिल रहा है, कितने में, 10 करोड़ में, और देखा जाए तो वो 10 करोड़ की जगह 7 करोड़ में बन जाता है। बिल्कुल उसके पड़ोस में जमीन ले लो, बिल्डिंग बना दो, पंखे संखे सब कुछ बढ़िया लगा दो, 7 करोड़ में आपका स्कूल तैयार हो जाएगा। बल्कि वो तो 5 साल पुराना स्कूल है, बिल्कुल नया चमकदार स्कूल बन जाएगा। तो नया कर लेना, 10 करोड़ ना देना। अरे बच्चों, अगर बिल्डिंग खड़ी करने से बच्चे बढ़ जाते तो फिर तो दुनिया कर लेती। स्कूल में एक रेपुटेशन होती है कि फलाना स्कूल बहुत अच्छा है, वहां के टीचर्स अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है ना, है कि नहीं बेटा। तो उसमें समय लगता है। तो बेटा जो 3 करोड़ फालतू देने को तैयार है, इसका मतलब वो क्यों दे रहा है, गुडविल के नाम के, उसका जो नाम है। जैसे कोई कहता है यार मुझे अपने बच्चे को एडमिशन करवाना था, कौन से स्कूल में, तो जो अच्छे अच्छे स्कूल के नाम होंगे, भाई ऐसी में करवा लो, उसमें करवा लो, उसमें करवा लो, जो अच्छे रेपुटेड होंगे उन्हीं का नाम लेते हैं ना लोग, तो उनमें से एक रेपुटेड है, तो इसका मतलब वो गुडविल है। तो मतलब क्या निकला, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो, डेबिट साइड कम हो, तो डेबिट में लिखना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर। और दो बैलेंसिंग फिगर तो होते नहीं, या तो ये ज्यादा होगा, मतलब ये ज्यादा होगा, जो भारी होगा ज्यादा होगा, या ये ज्यादा होगा, दोनों में से ऐसे होगा। तो बेटे हमें ये करना होगा। ठीक है बच्चे, मेरे हिसाब से मैंने आपको ओपनिंग एंट्री अच्छे से समझा दी है। ठीक है बेटा, चलें आगे। अब चलते हम अगले पॉइंट पर। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मुझे इसको ऐसे करवा था। अब नेक्स्ट करते हैं इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ना बच्चे बाद में भूल जाते हैं, बच्चे कुछ समय के बाद
जैसे क्या होता है, जब समझाते तब तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब कई दिन छूट जाते फिर याद ही नहीं रहता। ओपनिंग, इसका नाम अलग है ओपनिंग। ठीक है। अच्छा, एक बात और बतानी थी, ओपनिंग एंट्री लिखने का तरीका भी अलग ही था। वो नहीं था नियम, उस पे पर्सनल का रूल लगाएंगे, रियल का रूल लगाएंगे, नॉमिनल का लगाएंगे, कुछ नहीं लगाना। सिर्फ इसमें जो लगाना है, एसेट सबको डेबिट करना है, लायबिलिटीज को क्रेडिट, बिल्कुल अलग है ये। ओके, अब नेक्स्ट ओपनिंग होगी एक बैड डेट्स की। बैड डेट्स, जैसे एग्जाम्पल से शुरू करता हूं। मान लो मैंने राम सिंह को माल बेचा, तो राम सिंह डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 10,000 का माल बेचा मैंने। ओके, फिर राम सिंह जैसे मैंने 1 जुलाई को बेचा। अच्छा, फिर 1 अगस्त को उसने कुछ पैसे दे दिए, कैश अकाउंट डेबिट टू राम सिंह। अब मुझे थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा बेटे, क्योंकि जब वो पैसे देगा तो कैश आएगा, राम सिंह की भर होगा। तो मान लीजिए उसने 3,000 दे दिए। ठीक है, अभी मैंने बाकी पैसे लेने उससे, हाँ लेने हैं ना, 7,000 रुपये लेने। खुदा ना खास्ता राम सिंह का दिवाला पिट गया, दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। दिवालिया किसको कहते हैं? इंसॉल्वेंट। आज थोड़ी सी इसकी कहानी भी सुना देते हैं इंसॉल्वेंट की। दिवालिया, इंसॉल्वेंट, दिवालिया। जब कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी, कोई व्यक्ति अपने कर्जे चुकाने में असमर्थ हो जाए, जैसे कि उसने कभी अच्छा बिजनेस करा था, बहुत कर्जा ले लिया, लेकिन ऐसी किस्मत की मार पड़ी कि उसका व्यवसाय ऐसा ठप हो गया कि वो कर्जे चुका नहीं पा रहा। उसने 10 करोड़ रुपए देने हैं, 10 करोड़, और 10 करोड़ देने के लिए उसकी कुल संपत्ति जो है वो है 6 करोड़, 6 करोड़ देने हैं 10 करोड़। अगर वो सारी चीजें बेच दे, फैक्ट्री, जमीन वगैरह वगैरह, तो वो केवल 6 करोड़ चुका सकता है, 4 नहीं चुका पाएगा। अब देखना जरा, अगर वो इधर से शुरू कर दे पेमेंट करना, तो इधर वालों की बच गई। अगर इधर से पेमेंट शुरू कर दे तो उधर वालों की बच गई। तो लोग तो उसे पीटेंगे ही, कई मार भी देते हैं। तो वो फंस के खड़ा हो गया कि मैं किसका दूं, किसका ना दूं, कैसे करूंगा। और लोग तो मुझे जान से मारेंगे, ठीक है जिनका दे दूंगा वो नहीं मारेंगे, पर वो तो मारेंगे। तो ऐसे में वो सरकार के पास जाता है। सरकार भी एक बात कहती है कि इंसान के जीवन से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और ये आपको लॉकडाउन ने दिखा भी दिया होगा कि पूरी दुनिया का चक्का जाम हो गया, आर्थिक अर्थव्यवस्था हमारी खराब होगी पूरी दुनिया के। भाई कोई बात नहीं, जिंदा रहेंगे तो बात, अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे फिर क्या क्या करेंगे। तो हुआ क्या कि सरकार ने एक रूल बना रखा है कि यदि कोई अपने कर्जे ना चुका सके तो वो हमारे पास आए, एप्लीकेशन दे, एप्लीकेशन फॉर्म भरे कि मुझे दिवालिया घोषित कर दीजिए। घोषित, अपने आप घोषित नहीं होता, भाग जाए उसे दिवालिया नहीं कहते बेटे। वो कोर्ट में जाए, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए, सर मैं कर्जे नहीं चुका पा रहा हूं, मुझे माफ करवा दीजिए, किसी तरह से मुझे इससे छुटकारा दिलवाइए। कोर्ट जब सारी देखता है उसकी स्थिति, फिर कहता है चलो तुम्हारी सारी संपत्ति हमें दो। ओके, सारे दायित्व जो भी जिन जिनके देने उनकी लिस्ट दे दो। ओके, फिर उसके बाद कोर्ट क्या करता है, उसको डिक्लेयर करता है दिवालिया, कि लो आज से आप दिवालिया हो गए, आप जाओ। अब वो क्या करता है कोर्ट, 10 करोड़ की चीज, सॉरी उसकी संपत्ति कितने में बिकेगी, 6 करोड़ में। 6 करोड़ में से पहले तो कोर्ट अपने कोर्ट कचहरी के जो भी खर्चे होंगे, जो उनके सरकारी खर्चे होंगे वो ले लेंगे, जो भी हो। फिर उसके बाद जो पैसा बच जाता है उस पैसे को इन सब लोगों को बुला लेते हैं और इन सबको पेमेंट करते हैं। हालांकि इस पे बीकॉम 1 में एक टॉपिक हुआ करता था अगला, अलग से सेपरेट, लेकिन अब यहाँ पर हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, छोटी सी बात सिंपल से समझाएंगे कि 6 करोड़ ही दे पाएगा या 6 में से थोड़ा और कम हो जाएगा। तो पता क्या करता है कोर्ट, कोर्ट कहता है भाई तुम्हें मिलेगा 10 करोड़ की बजाय 6 करोड़। चलो मान लेते हैं कि लीगल खर्चे नहीं है तो एक मोटे तौर पे कर लेते हैं, या 6 करोड़ 10 लाख में सारी संपत्तियां बिकी है, 6 करोड़ 10 लाख में, ठीक है, इतने में बिकी।
तो 10 लाख मान लीजिए कोर्ट के खर्चे हुए सपोज, तो बाकी बच जाएगा 6 करोड़। तो 6 करोड़ रुपए ही सब में बांट देगा और जो भी उनके नियम होंगे। उसके बाद कोई कहेगा जी मुझे तो कम मिला, भाई कम मिला तो कम मिला, बस बात खत्म। अब जिस बंदे को दिवालिया घोषित किया है, खुदा ना खास्ता वो दोबारा कभी जिंदगी में दोबारा कामयाब हो जाए, अगर उसका दिमाग है तो कई बार हो जाते हैं कामयाब, और वो पहले से भी अमीर हो जाए, तो लोग उसे पकड़ लें, पहले मेरे पैसे दे, पीछे के पैसे बाकी रह गए थे, तो वो उसके लिए बाध्य नहीं है, वो उसको चुकाने के लिए बाध्य बिल्कुल नहीं है। वो कहेगा मैं दिवालिया हो चुका था, देखिए मेरे पास सर्टिफिकेट, अब मैं कुछ भी पे करने को मजबूर नहीं। वो अलग बात है उसकी इंसानियत, या कह दे कि चलो यार कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे दे दिया, लो दे देता हूं। बाकी वैसे वो दिवालिया है, मतलब कहने दिवालिया होने के बाद वो बिल्कुल मुक्त है। ये फायदा होता है दिवालिया होने का, ठीक है। तो वैसे कोई चाहता नहीं है दिवालिया होना, लेकिन जब स्थिति आ जाए तो बेटा मरने से तो अच्छा है। तो ये था दिवालिया का। अब मैं आपको अपने पॉइंट पे लाता हूं। तो मान लेते हैं कि उसका दिवाला पिट गया और वो दिवालिया हो गया, तो 10,000 देने थे, उसने 3,000 तुम्हारे दे दिए थे, 7 वो नहीं दे पा रहा। चलिए अब उसका दिवालिया हो गया। दिवालिया होने के बाद जैसे हम भी गए, कोर्ट ने बुलाया, तो हमारे कितने थे 7,000, तो बैंक ने कहा आपको 50% दे देंगे, बाकी नहीं दे सकते, या 60 दे देते, चलो 60 ले लो। तो 60% ले लो, तो 60% हमारे पास कैश आएगा। लो जी कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट कितना आएगा, क्योंकि मेरे आने थे 7,000, 7,000 का 60%, 7,42,00। तो वो जो राम सिंह है उसने कितना दिया, उसका कितना गिविंग मानेंगे कि उसने दे दिया। उसका जो गिविंग है, मतलब जिस उसने दिया है, वो उसका 7,000 का 7,000 दिया हुआ माना जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आने की संभावनाएं नहीं है, तो 7,000 ही हिसाब खत्म करेंगे। लेकिन 4200 आए, तो 4200 आए तो मेरे नहीं आए 800, 5,000 और 2 2,800 रुपए नहीं आए बेटा। तो 2,800 नहीं आए, तो 2,800 को जो हम लिखेंगे उसे लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। ये लीजिए, ये बैड डेट्स हुआ मेरा 2,800। तो बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट को हिंदी में कहते हैं डूबत ऋण। क्या कहते हैं? डूबत ऋण। ये डूबत ऋण क्या होता है कि जब किसी से पैसा लेना और उसकी आने की संभावना खत्म हो जाए। क्या केवल दिवालिया होके बैड डेट्स होता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई पड़ोस में था, वो हमसे माल लेता था और वो हिसार छोड़ के भाग गया, अब वो आदमी मिल ही नहीं रहा, तो भाई कुछ दिन वेट करोगे, 1 साल वेट करोगे, तो एक दिन तो आपको पता करना पड़ेगा कि भाई अब तो आने की संभावना नहीं। तो ऐसे अकाउंट को बंद करने में फायदा है, क्योंकि ये ना बार बार टेंशन देता है। क्यों देता है? कि अगर मैं याद करता रहूं उसने मेरे पैसे नहीं दिए, उसने मेरे नहीं दिए, तो इसलिए बेटा इसे बंद करने में फायदा है। तो वहां पे बैड डेट्स कर देते हैं, तो वहां पे बिल्कुल भी कैश नहीं आएगा, क्योंकि वो बंदा ही नहीं मिला, तो कैश कहां से आएगा? तो कोई बात नहीं, बैड डेट्स अकाउंट में तो आप पूरे के पूरे 7,000 लिख दोगे बस। ठीक है बेटा, ये होगी आपकी बैड डेट्स की एंट्री। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं आगे पॉइंट्स। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। अच्छा, अगर बाय दिए कोई आदमी, जैसे मैंने कहा हमारा शहर छोड़ के भाग गया, और अगर बाद में वो कभी आ जाए और अपने आप मुझे पैसे दे जाए, सर मैं तो जाना ही नहीं चाहता था, बस ऐसी स्थिति बन गई थी, मजबूरी थी, अब मेरे पैसे जो है ये ले लीजिए। तो जब मेरे पास पैसा आएगा तो ये हो गया एंट्री नंबर 2, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है बेटा। क्या है? नॉमिनल अकाउंट। तो जब पैसा मेरे पास आएगा तो भाई कैश तो डेबिट होगा ही होगा, कैश आएगा तो जितना भी हम मान लीजिए उसने 7,000 देना था तो 7,000 आएगा। और उसके बाद 2 राम सिंह नहीं लिखूंगा मैं। भला क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि राम सिंह का खाता तो मैंने कब का बंद कर दिया, राम सिंह का तो नाम ही काट दिया। तो जिसका नाम ही नहीं है तो राम सिंह नहीं लिख सकता। अगर मैंने लिख दिया तो पता है क्या होगा? बहुत बड़ी गलती। अगर राम सिंह क्रेडिट कर दिया तो ये मेरा क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर जानते क्या होता है? जिसके मैंने पैसे बाद में देने हैं। क्या देने हैं? बड़ी मुश्किल से तो पैसे आए यार, फिर देने उल्टे नहीं, इसलिए राम सिंह तो लिख ही नहीं सकता। तो पता क्या लिखेंगे?
टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। फिर पता कैसे चलेगा कि राम सिंह से आए हैं? इसका तरीका है ना, इसका तरीका यह है कि आप यहां पे लिखेंगे अमाउंट which was written off as bad debts previously. Now recovered from जिसका नाम अमाउंट विच वाज रिटर्न ऑफ, ये रिटर्न WRITT, रिटर्न ऑफ माना होता है समाप्त करना, इसको याद रख लेना बेटा, ये कई बार आएगा, रिटर्न ऑफ समाप्त कर देना। विच वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, जो बैड डेट्स कर दी गई थी, नाउ रिकवर्ड, अब मिली है, नाउ रिकवर्ड फ्रॉम राम, अब मिली है। तो बेटा इससे पता चलेगा राम से मिली है, लेकिन मैंने राम का खाता नहीं बनाया, मैंने तो दो खाते बनाए, कैश और बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है बेटा? तो बच्चों मुझे लग रहा है कि शायद लेक्चर बड़ा हो जाएगा, मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त कर रहा हूं और इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो यूं समझ के चले कि हमने बैड डेट रिकवर्ड तक कर लिया है और उससे आगे अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय बाय, अगले में मिलते हैं, तब तक तैयारी करते रहें और फिर वही बात, दौड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। ठीक है।